यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। क्या सवाल है? नीरव और अन्य लोगों को आरव पर विश्वास नहीं था, लेकिन भूत संप्रदाय के उन सदस्यों को था, और उनमें से एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ने तुरंत यह सवाल पूछा था। इस समय उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। घेराबंदी से बाहर निकलना, क्या यह मुमकिन भी था? इसलिए जब उन्होंने सुना कि आरव ने क्या कहा है, तो निस्संदेह यह उनके लिए आशा की अंतिम किरण बन गई थी। क्या पुष्प महल और आदित्य विद्यालय की सेनाओं में आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ शामिल हैं? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। उसे इस प्रश्न का उत्तर जानना ही था। आखिरकार आत्मिक स्तर और राजा स्तर के दुश्मनों को वह अपने इन भाइयों को खुद को निखारने के लिए सौंप सकता था। हालांकि अगर वे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ जाते तो उसके भाई केवल अपनी जान गंवाने का काम करते। इसलिए उसे एक स्पष्ट उत्तर चाहिए था। इसी बीच भैरवेश ने अचानक कहा, अगर हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे दें तो क्या तुम सच में हमें जाने दोगे? भैरवेश ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि आरव अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। भैरवेश की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह कुछ करने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तलवार उसके सीने के पार हो गई और उसने तुरंत उसके भीतर के आंतरिक अंगों और प्राण शक्ति को चकनाचूर कर दिया। गुई और अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उनकी आंखें सदमे और आतंक से भर गईं, क्योंकि उन्होंने आरव को देखा जो एक पल पहले जहां खड़ा था वहीं वापस लौट आया था। कितनी भयानक गति, कितना जबरदस्त तलवार इंटेंट। आरव ने अपनी तलवार म्यान में रखी और उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सबके पास कोई विकल्प नहीं है, समझे? अगर तुम मरना चाहते हो तो बेझिझक हमला करो या खुद को विस्फोट से उड़ा लो। चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी देह फटने से पहले मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता हूं। गुई के शरीर के भीतर जो गूढ़ ऊर्जा अभी हिंसक रूप से उमड़ने लगी थी, वह यह सुनकर शांत हो गई। अगर उसने भैरवेश की मृत्यु नहीं देखी होती तो वह आरव पर कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन इस समय उसे विश्वास था कि आरव ऐसा कर सकता है, क्योंकि आरव की गति वास्तव में बहुत भयानक थी। हम एक बार पुष्प महल के समूह से मिले थे, लेकिन हमने उनमें कोई आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ नहीं देखा। गुई धीमी आवाज में बोला, क्या सच में उनमें कोई नहीं है? आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। पुष्प महल के उच्चाधिकारी मूर्ख नहीं हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे मारने के लिए आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भेजना सबसे उचित तरीका होगा। या शायद उनके उच्चाधिकारी वास्तव में मूर्ख हैं और सोचते हैं कि मैं पहले की तरह कमजोर हूं, और वे मुझे मारने के लिए बस यूं ही कुछ लोगों को भेज सकते हैं। भले ही पुष्प महल ने किसी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को नहीं भेजा हो, लेकिन आदित्य विद्यालय ने भेजा हो सकता है। गुई ने कहा, शायद दक्षिणी क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। सभी संप्रदायों ने अपने सभी शिष्यों को वापस बुला लिया है। भले ही पुष्प महल 6 महान शक्तियों में से एक है, फिर भी उनके पास बहुत अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ नहीं हैं। इसलिए उनके लिए अभी तुम्हारे खिलाफ किसी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को भेजना असंभव है। आखिरकार आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ किसी संप्रदाय की रीढ़ होते हैं। आरव ने कुछ देर सोचा और उसे लगा कि यह बात तर्कसंगत है। दक्षिणी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति खराब थी, इसलिए पुष्प महल निश्चित रूप से अपने सभी विशेषज्ञों को दक्षिणी क्षेत्र के भीतर ही रखना चाहता था, ताकि किसी भी अचानक होने वाली घटना से निपटा जा सके। आखिरकार वह आरव कौन था? वह एक मामूली आत्मिक स्तर का साधक था। क्या पुष्प महल को उसके जैसे आत्मिक स्तर के साधक से निपटने के लिए एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को भेजने की जरूरत पड़ती? उन्हें अभी भी शर्म हया थी।
फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आदित्य विद्यालय ने आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को भेजा होगा? आरव ने पूछा। क्योंकि उनके पास उनकी भारी संख्या थी, गुई ने कहा। इसके अलावा वे नहीं चाहते कि तुम दक्षिणी क्षेत्र में वापस आओ। क्यों नहीं? आरव ने हैरान होते हुए पूछा। सच कहूं तो उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य विद्यालय उसे मारने के लिए सेना क्यों भेजेगा। आखिरकार उसके और आदित्य विद्यालय के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी। गुई ने अचानक पूछा, क्या तुम आदित्य विद्यालय में शामिल होगे? आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया और फिर उसे सब समझ आ गया। क्योंकि वह निश्चित रूप से आदित्य विद्यालय में शामिल नहीं होगा और आदित्य विद्यालय इस बात से वाकिफ था। आदित्य विद्यालय की राय में वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि भविष्य में आरव जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी अन्य संप्रदाय में रहे, क्योंकि आरव भविष्य में आदित्य विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, खासकर तब जब आरव अभी महाचिन साम्राज्य के इतने करीब था। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि वह जीवित लौटे। चूंकि वे उसे पा नहीं सकते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उसे कोई और भी न पा सके। इस क्षण आरव ने वास्तव में महसूस किया कि दक्षिणी क्षेत्र के असाधारण अधिपति कितने दबंग और अभिमानी थे। एक आखिरी सवाल, आरव ने कहा, दक्षिणी क्षेत्र के महान संप्रदायों ने अचानक अपने सभी शिष्यों को लौटने का आदेश क्यों दिया है? गुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि संप्रदाय के उच्चाधिकारियों ने हमें कुछ नहीं बताया और बस वापस लौटने का आदेश दिया और युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। हालांकि मुझे लगता है कि यह तलवार संप्रदाय से संबंधित हो सकता है। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि संप्रदाय ने तलवार संप्रदाय की ओर भारी संख्या में जासूस भेजे हैं, गुई ने धीमी आवाज में कहा। इसके अलावा वे सभी आत्मिक स्तर या उससे ऊपर के थे। यह वास्तव में तलवार संप्रदाय से संबंधित है। आरव का दिल अचानक धक से रह गया। वह स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के भाग्य के बारे में चिंतित नहीं था, वह केवल शैलाधर के लिए चिंतित था। अगर तलवार संप्रदाय को कुछ होता तो अपने स्वभाव के कारण शैलाधर निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के साथ ही जीती और मरती। इसलिए यह सुनकर आरव ने अनजाने में अपनी तलवार पकड़ ली। इस समय उसकी बस यही इच्छा थी कि वह तुरंत तलवार संप्रदाय की ओर उड़ जाए और शैलाधर को अपने साथ ले जाए। आरव को अपने दिल की उत्तेजित भावनाओं को दबाने में थोड़ा समय लगा। आरव ने भूत संप्रदाय के उन शिष्यों की ओर देखा और बोलने ही वाला था कि गुई ने अचानक कहा, मुझे पता है कि तुम हमें मार दोगे, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि तुम हमें जाने दोगे, क्योंकि हम तुम्हारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। यह कारण पर्याप्त नहीं है, आरव ने कहा। गुई कड़वाहट से हंसा और बोला, सच तो यह है कि इस बार संप्रदाय छोड़ने के बाद हमने कभी वापस लौटने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि एक बार जब संप्रदायों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। तो हमारे जैसे तुच्छ लोग केवल तोप का चारा बनकर रह जाते हैं। हम मरना नहीं चाहते, इसलिए अगर तुम हमें जीवित रहने दोगे तो हम तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी की शपथ ले सकते हैं। जब गुई ने यह कहा तो उसकी आंखों की गहराई में उदासी की एक लहर कौंधी। वह एक आत्मिक स्तर के साधक के प्रति अपनी वफादारी की शपथ भला कैसे ले सकता था? उसने जीवित रहने के लिए केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में इसका सहारा लिया था। वास्तव में वह आरव को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि भैरवेश उसका चचेरा भाई था। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह जीवित रहने के लिए केवल इस तरह से नाटक कर सकता था। जब तक वह जीवित रहेगा
तब तक उसे एक दिन मौका जरूर मिलेगा। जहां तक आरव के सहमत होने का सवाल था, उसे लगा कि आरव निश्चित रूप से सहमत हो जाएगा, क्योंकि वे सभी आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे, और क्या कोई भी ऐसे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों के प्रलोभन से बच सकता है जो उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हों। आरव ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, इन्हें मार डालो। यह सुनकर गुई और अन्य लोग दंग रह गए। ऐसा परिणाम नहीं होना चाहिए था। आरव को सहमत होना चाहिए था और हमसे वफादारी की कसम खाने के लिए कहना चाहिए था, और फिर दुर्भाग्य से वहीं सब खत्म हो गया, क्योंकि नीरव और अन्य लोगों ने हमला कर दिया था। कुछ दर्जन हत्यारों ने एक साथ हमला किया था, इसलिए गुई और अन्य लोगों को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला और वे मारे गए। मुझे लगा कि तुम मान जाओगे, नाजिंग अचानक पास से बोली। क्या मैं इतना मूर्ख हूं? आरव ने अपना सिर हिलाया। दरअसल अगर गुई और अन्य लोग सच भी बोल रहे होते, तब भी वह उन्हें मार देता, क्योंकि उन्होंने आज भूत संप्रदाय को धोखा दिया था, इसलिए वे भविष्य में उसे भी धोखा दे सकते थे। तो उसे अपने पास ऐसे लोगों को क्यों रखना चाहिए? इसके अलावा उसे गुई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अपनी वफादारी की शपथ लेना, यह सुनने में तो अच्छा लगता था, पर तुम बहुत निर्णायक हो, नाजिन ने कहा। अगर तुम अभी मान जाते तो मैं तुरंत मुड़ती और चली जाती, क्योंकि मुझे लगता कि ऐसे बेवकूफ की रक्षा करना मेरा अपमान और मेरे समय की बर्बादी होगी। सौभाग्य से तुमने ऐसा नहीं किया। आरव ने अपना सिर हिलाया और नाजिन के साथ इस विषय पर बात जारी नहीं रखी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। वह नीरव की ओर मुड़ा और बोला, क्या धीराक्ष और कायांश वापस आ गए हैं? इससे पहले उसने उन दोनों को पुष्प महल और आदित्य विद्यालय की जांच करने के लिए भेजा था, और उनके पास जो ताकत थी, उसे देखते हुए उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। नीरव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, वे नहीं आए हैं। यह काफी अजीब है। उनके पास जो ताकत है, उसके साथ उन्हें भागने में सक्षम होना चाहिए, जब तक कि उनका सामना किसी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से न हुआ हो, क्योंकि शिखर आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी उन्हें भागने से नहीं रोक सकते। इसलिए चूंकि वे अब तक वापस नहीं आए हैं, तो केवल दो संभावनाएं हैं। पहली यह कि उनका सामना किसी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से हुआ और वे कभी वापस नहीं आएंगे। दूसरी यह कि उन्हें किसी चीज ने रोक लिया है। कमीने, केवल तुम ही हो जो कभी वापस नहीं आओगे। ठीक इसी समय कायांश की आवाज अचानक गूंजी और फिर हवा में दो सीटियां बजीं और धीराक्ष और कायांश यहां प्रकट हुए। आरव और अन्य लोगों ने कायांश की आवाज सुनकर तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि जब आरव ने उन्हें देखा तो उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि वे दोनों घायल थे। कायांश के बाएं कंधे पर सुर्ख लाल रंग का घाव बहुत साफ दिखाई दे रहा था, और वह घाव कुछ सेंटीमीटर गहरा था। दूसरी ओर धीराक्ष की ठुड्डी से अभी भी खून बह रहा था, और वहां का घाव भी कुछ सेंटीमीटर गहरा था। अगर वही घाव बस कुछ सेंटीमीटर नीचे होता, तो धीराक्ष शायद अब यहां खड़ा नहीं होता। आखिर हुआ क्या था? आरव ने भारी आवाज में पूछा, क्योंकि उनके पास जो ताकत थी, उसके बावजूद उनकी ऐसी हालत हो गई थी। क्या वह कोई आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था? धीराक्ष के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसने कहा, तलवार सम्राट, हमारा सामना विनाश संघ के सदस्यों से हुआ। यह सुनकर आरव का दिल दहल गया और उसने कहा, विनाश संघ? कितने? उनकी साधना किस स्तर पर थी? धीराक्ष ने सिर हिलाया और कहा, हमारा सामना उनमें से केवल 3 से हुआ था, लेकिन हो सकता है कि वे सभी न हों। उनमें से सबसे कमजोर आत्मिक स्तर की 5वीं रैंक पर था। यदि छाया सेट और टॉपग्रेड स्ट्राइडर तंत्र न होते जो आपने हमें दिए थे,
तो मैं और कायांश वास्तव में वापस नहीं लौट पाते। आरव एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने आत्मोन्नति स्तर की उन दो महिलाओं की ओर देखा जो लगातार चुपचाप पास खड़ी थीं। जब आरव ने उनकी ओर देखा तो एक महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें जो आदेश मिला है वह केवल तुम्हारी रक्षा करने का है। बाकी सब कुछ हमसे संबंधित नहीं है। आरव ने अपनी नजरें हटा लीं क्योंकि वह जानता था कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकता। उन तीन हत्यारों को पहले ही खत्म करना होगा, वरना मेरे लिए शांति से काम करना वास्तव में मुश्किल होगा। धीराक्ष और कायांश जैसे योद्धाओं को भी उनके हाथों इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो बाकी लोग उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? लेकिन उन्हें मारने के लिए मुझे किसे भेजना चाहिए? मुझे अर्जुन, धीराक्ष और कायांश को जाने दो। इसी बीच नीरव ने अचानक कहा, अगर हम समूह में शामिल हो जाएं तो हमारे पास उनके खिलाफ मौका है। धीराक्ष और कायांश ने अपनी सहमति जताने के लिए सिर हिलाया क्योंकि वे वास्तव में अभी बदला लेना चाहते थे। ठीक इसी क्षण एक काली पोशाक वाला व्यक्ति अचानक आरव के सामने प्रकट हुआ और बोला, तलवार सम्राट, साधकों का एक बड़ा समूह तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। शायद हमारा पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लगभग 15 मिनट बाद फूलों वाली पोशाक पहने महिलाओं का एक समूह वहां पहुंचा जहां कुछ समय पहले आरव और अन्य खड़े थे। इस समूह में 200 महिलाएं थीं और 30 साल से अधिक उम्र की एक सुंदर महिला इस समूह का नेतृत्व कर रही थी। आदरणीय रेणुका, हमें देर हो गई। 20 साल से अधिक उम्र की एक अन्य महिला ने सुंदर महिला के पीछे से धीमी आवाज में कहा। रेणुका कुछ नहीं बोली। उन्होंने आसपास के माहौल का जायजा लेने के लिए कुछ समय लिया और फिर कहा, भूत संप्रदाय के सदस्यों का शायद सर्वनाश कर दिया गया है। रेणुका के पीछे खड़ी महिलाएं स्तब्ध रह गईं और उनमें से एक ने आश्चर्य के साथ कहा, आदरणीय, यह कैसे संभव हो सकता है? भूत संप्रदाय के सदस्यों के बीच 30 से अधिक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे। विशेष रूप से रौद्रवीर, भले ही वह केवल तीसरे रैंक का आत्मिक स्तर विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी शक्ति संदेह से परे है। जब वह यहाँ तक बोली तो उसे कुछ याद आया और वह हैरानी से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ ने हमला किया हो? रेणुका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनके चेहरे के भाव थोड़े गंभीर हो गए। रौद्रवीर तीसरे रैंक का आत्मिक स्तर विशेषज्ञ था जबकि वह चौथे रैंक पर थी, इसलिए उनकी शक्ति रौद्रवीर से थोड़ी बेहतर थी। हालांकि चूंकि दुश्मन बिना कोई आवाज किए भूत संप्रदाय के सभी शिष्यों का सफाया करने में सक्षम था, तो इससे साबित होता था कि दुश्मन निश्चित रूप से आत्मिक स्तर के छठे रैंक या उससे ऊपर का था। यहाँ तक कि दुश्मन के बीच एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी हो सकता था। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो रेणुका ने हिचकिचाना बंद कर दिया और कहा, तुरंत महल को सूचित करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन तंत्र का उपयोग करो। उनसे कहो कि वे हमारी सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेजें। बाकी सभी लक्ष्य को मारने के किसी भी प्रयास को छोड़ दें और तेजी से दक्षिणी क्षेत्र की ओर पीछे हट जाएं। वह नहीं जानती थीं कि किस शक्ति ने भूत संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन वह जानती थीं कि यह निश्चित रूप से आरव से जुड़ी कोई शक्ति थी। चूंकि यह आरव से संबंधित था, इसका मतलब था कि दुश्मन उन पर भी हमला करेगा। रुको, रेणुका ने अचानक कहा, जब तक महल विशेषज्ञ भेजेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। काव्या, तुम हम सब में सबसे तेज हो। जितनी जल्दी हो सके आदित्य विद्यालय के विशेषज्ञों की ओर दौड़ो जो वहां घात लगाकर बैठे हैं और उनसे तुरंत सहायता भेजने के लिए कहो। काव्या नाम की महिला दंग रह गई और फिर उसकी आकृति चमक उठी। जैसे ही वह दूर की ओर बढ़ी, उससे फूलों की मीठी सुगंध की एक लहर निकली।
इस समय यहाँ मौजूद पुष्प महल की सभी शिष्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। भूत संप्रदाय की सेना का विनाश उनके लिए निस्संदेह एक बड़ा झटका था। आखिरकार भले ही उनकी कुल शक्ति भूत संप्रदाय के समूह से बहुत अधिक थी, लेकिन उनके लिए भूत संप्रदाय के पूरे समूह को नष्ट करना बिल्कुल असंभव था। इसलिए चूंकि दुश्मन ने इसे हासिल कर लिया था, इसका मतलब था कि दुश्मन की ताकत भूत संप्रदाय से कहीं अधिक थी और उनसे भी बहुत अधिक थी। रेणुका समूह को दूर ले जाने ही वाली थीं कि अचानक उन्होंने घास के एक घने हिस्से की ओर देखा। अपने दाहिने हाथ के एक झटके के साथ उनके हाथ में तुरंत एक छोटा सा आदेश टोकन दिखाई दिया और उसे देखते ही उनका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, यह विनाश संघ है। उन्होंने ही भूत संप्रदाय के समूह को मारा है। लेकिन वे भूत संप्रदाय के सदस्यों के खिलाफ कदम क्यों उठाएंगे? ठीक इसी क्षण अचानक एक दयनीय और तीखी चीख गूंजी। वे सभी चौंक गए और आवाज के स्रोत की ओर देखा। उन्होंने अपनी एक साथी को देखा जिसकी आंखें फटी हुई थीं और उसकी गर्दन से फव्वारे की तरह ताजा खून निकल रहा था। वह दृश्य अत्यंत विभत्स था। हालांकि उन्होंने हमलावर की छाया तक नहीं देखी थी। विनाश संघ इस दृश्य को देखकर रेणुका के चेहरे के भाव थोड़े क्रूर हो गए। यहाँ तक कि 6 महान शक्तियां भी इस संगठन को नाराज करने के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे विनाश संघ से डरते थे। अब जब विनाश संघ ने उनके सामने पुष्प महल की एक सदस्य को मार दिया था, तो यह सार्वजनिक रूप से पुष्प महल को उकसाने के बराबर था। एक टेलीपोर्टेशन तंत्र का उपयोग करो। महल को बताओ कि हम पर विनाश संघ ने हमला किया है। महल से तुरंत यहाँ विशेषज्ञ भेजने के लिए कहो। भले ही उनके भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया था। यदि उन्हें आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती तो वह विनाश संघ से नहीं डरती। दुर्भाग्य से दुश्मन हत्यारों का एक समूह था जो कभी भी उनके साथ खुले में नहीं लड़ता। आदरणीय, अब हमें क्या करना चाहिए? रेणुका के पास खड़ी एक महिला ने धीमी आवाज में कहा। रेणुका ने समय का निर्धारण करने के लिए आकाश की ओर देखा और फिर उनका दिल बैठ गया, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। एक बार रात का पर्दा गिर जाने के बाद यह निस्संदेह हत्यारों के लिए और भी फायदेमंद होगा। सब लोग अत्यधिक सतर्क रहें। 100 पुष्प संरचना बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हों और दिन आने तक प्रतीक्षा करें। रेणुका ने उन्हें पीछे हटने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अब पीछे हटना निस्संदेह मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर था। उनकी बात सुनकर किसी ने भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और उनके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा बाहर निकल गई और उन्होंने अपने हाथों को हिलाया। ऊर्जा के कई पतले घेरे तुरंत वहां दिखाई दिए और फिर वे पुष्प महल की सभी शिष्यों के नियंत्रण में तेजी से एक साथ जुड़ गए। कुछ ही समय में फूलों की पंखुड़ियों का एक विशाल अवरोध बन गया और उसने उन सभी को अपने भीतर घेर लिया। 100 पुष्प संरचना पुष्प महल के भीतर एक तुलनात्मक रूप से प्रसिद्ध संरचना थी और इसका उपयोग हमले और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता था। जब हमले के लिए उपयोग किया जाता है तो वे पंखुड़ियां तुरंत बारिश की बूंदों की तरह आगे बढ़ती हैं और उनसे बचना लगभग असंभव होता है। जब इसका उपयोग बचाव के लिए किया जाता है तो यह उसी रूप में होता है जैसा कि अभी था। यह एक ऊर्जा अवरोध बनाता है जो एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के पूर्ण बल के हमले का भी विरोध कर सकता है, यदि इसे पर्याप्त गूढ़ ऊर्जा प्रदान की जाए। उनसे 300 मीटर दूर एक बड़े पेड़ के पास आरव ने पंखुड़ी के अवरोध को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में एक संरचना बनाने में सक्षम होंगे। इस तरह उनकी हत्या करना जारी रखना काफी मुश्किल होगा। पुष्प महल के सदस्य ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें उसने मारने का निश्चय कर लिया था और यह एक निर्विवाद तथ्य था।
हालांकि समस्या यह थी कि सबसे कम कीमत चुकाकर उन्हें कैसे मारा जाए। तलवार सम्राट, उन्होंने पहले ही पुष्प महल को सूचित कर दिया है, इसलिए उनकी सहायता अधिक से अधिक कुछ घंटों में यहाँ होगी। यदि हम उन्हें कम समय में नहीं मार सके तो शायद हमें उन्हें मारने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हम खुद भी खतरनाक स्थिति में फंस सकते हैं। नीरव ने आरव के पास खड़े होकर धीमी आवाज में कहा। आरव थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, भाइयों को आदेश दो कि वे आसपास घात लगाकर बैठें और खुद को तैयार करें। मैं रात के आखिरी घंटों में उनकी संरचना को नष्ट कर दूंगा। चाहे जो भी हो, उन सभी को मारना ही होगा। जी, नीरव ने जवाब दिया और फिर पीछे हट गया। तुम अभी उनकी संरचना को नष्ट क्यों नहीं कर देते? नाजिन ने अचानक कहा, यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे अभी बहुत सतर्क हैं और उनके पास पर्याप्त गूढ़ ऊर्जा है। इसलिए अगर मैं अभी संरचना को नष्ट कर देता हूं तो वे अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला करेंगे। उस समय मेरी सेना को भारी क्षति होगी। यदि मैं रात के आखिरी घंटों तक प्रतीक्षा करता हूं तो उनके शरीर के भीतर की अधिकांश गूढ़ ऊर्जा समाप्त हो चुकी होगी। क्या तब संरचना को नष्ट करना बेहतर नहीं होगा? तुम वास्तव में उनका बहुत ख्याल रखते हो, नाजिन ने उदासीनता से कहा। हम सब एक जैसे हैं, आरव ने कहा। उन पर खून का बड़ा कर्ज है और मुझ पर भी। वे केवल एक ही कारण से मेरा अनुसरण कर रहे हैं और वह यह है कि उन्हें आशा है कि मैं बदला लेने में उनका नेतृत्व करूंगा। वे मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं उन्हें निराश कैसे कर सकता हूं? नाजिन ने आरव की ओर एक नजर डाली और आगे कुछ नहीं बोली। उसके लिए यह सब अर्थहीन था। आरव के साथ हुए समझौते के अलावा दक्षिणी क्षेत्र में उसके पीछे आने का एकमात्र दूसरा कारण यह था कि वह उससे लड़ना चाहती थी। यदि आरव कमजोर होता या उसे लगता कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के चली जाती। उसकी राय में साधना का मार्ग ही सब कुछ था। नाजिन को बात करना पसंद नहीं था, जबकि आरव को खुद को नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं था। इसलिए वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और एक पेड़ के सहारे अपनी पीठ टिका दी। देखते ही देखते समय बीतता गया और जल्द ही देर रात हो गई। आज रात आसमान बिल्कुल साफ था और पूरी पर्वत श्रृंखला घने अंधेरे में डूबी थी। केवल वहीं हल्की रोशनी चांदनी की तरह टिमटिमा रही थी जहां पुष्प महल के सदस्य रुके थे। भले ही रात का आखिरी पहर था, लेकिन पुष्प महल की उन शिष्यों में नींद का कोई लक्षण नहीं था। वे सभी संरचना को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए पूरी तरह से एकाग्र थीं। रेणुका संरचना के केंद्र में पालथी मारकर बैठी थीं। भले ही उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं, लेकिन उनकी इंद्रियां हर समय आसपास के वातावरण पर टिकी हुई थीं और वे थोड़ी सी भी हलचल को भांप लेती थीं। पुष्प महल को उस स्थिति का पता था जिसका वे सामना कर रहे थे, इसलिए यदि कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो पुष्प महल के विशेषज्ञ अब तक रास्ते में होंगे। हमारी सहायता आने में अब केवल 2 और घंटे बचे हैं। दूसरे शब्दों में, हमें बस 2 और घंटों तक टिके रहना है। उन्हें 100 पुष्प संरचना की सुरक्षा के साथ 2 और घंटों तक टिके रहने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। तप 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 अचानक सन्नाटे से भरे जंगल में कदमों की हल्की आवाज गूंजी। पुष्प महल की शिष्यों को झटका लगा और फिर उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि लगभग 20 साल का एक युवक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह युवक कोई और नहीं बल्कि आरव था। कुछ ही समय में आरव उनके सामने पहुंच गया और उसने टिमटिमाती हुई संरचना को देखते हुए कहा, यह 100 पुष्प संरचना है। यह काफी प्रभावशाली लग रही है। क्या यह वास्तव में एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के पूर्ण हमले का विरोध करने में सक्षम है?
वह उनसे पूछ रहा था या खुद से बात कर रहा था, यह कहना मुश्किल था। वास्तव में उसे इस संरचना से निपटने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था। आखिरकार इसे कुछ दर्जन आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों और 100 से अधिक राजा स्तर के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया था। रेणुका ने अचानक कहा, तुम आरव हो। आरव, जो हमला करने ही वाला था, दंग रह गया और बोला, आप मुझे पहचानती हैं? आरव को देखते हुए उनकी आंखों में एक जटिल भाव की झलक कौंधी और उन्होंने कहा, तुम काफी हद तक वरिष्ठ बहन सरिता की तरह दिखते हो। विशेष रूप से तुम्हारी आंखें, वे बिल्कुल उनकी आंखों की नकल हैं। आप मेरी मां को जानती हैं। आरव ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए और भारी आवाज में बोला, वह मेरी वरिष्ठ बहन हैं। रेणुका की आंखों में एक जटिल भाव था और उन्होंने कहा, सालों पहले मैं उनके साथ पुष्प महल में शामिल हुई थी। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा मुझसे कहीं बेहतर थी और वह जल्दी ही एक आंतरिक प्रांगण की शिष्या बन गईं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आंतरिक प्रांगण की शिष्या बनने के बाद वह तुम्हारे पिता को जान पाएंगी। इसके अलावा उन्हें उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उनके लिए महल के साथ विश्वासघात भी किया। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बच्चा अब तक इतना बड़ा हो गया होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, रेणुका ने आरव की ओर देखा और उनकी दृष्टि में कोमलता छा गई, जैसे वह किसी जूनियर को देख रही हो। मेरी माँ कैसी हैं? उनके सामने जो महिला थी वह उनकी माँ को जानती थी और यहाँ तक कि उनकी माँ के साथ उनके अच्छे संबंध भी लग रहे थे। इसलिए आरव की आवाज अनजाने में नरम हो गई थी और अब वह उतनी ठंडी नहीं थी। मुझे नहीं पता, रेणुका ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया है और केवल महल के कुछ सदस्य ही उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर आरव की आंखों में भयानक संहार की मंशा की एक झलक कौंधी। पुष्प महल। ठीक इसी क्षण एक अप्रत्याशित घटना घटी। संरचना के केंद्र में पालथी मारकर बैठी रेणुका अचानक गायब हो गई थीं और उन्होंने अपने पीछे एक छवि छोड़ी और वह तुरंत आरव के सामने दिखाई दी। उसके बाद एक तलवार जो ठंडी चमक बिखेर रही थी, उसने आरव की छाती में छेद कर दिया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।